अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की। मुल्क भर में ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम जारी है। पाक अफवाज के अलर्ट जवानों ने जिला मोहम्मद में खवारजी खुदकुश बमबारों का हमला नाकाम कर दिया है। पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में 4 खवारजी खुदकुश बमबारों को इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। नापाक दुश्मन की नापाक साजिश नाकाम। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स मोहम्मद पर फौजी दुश्मन नेस्तो नाबूद कर दिए गए। पाक फौज की बर वक्त और भरपूर कार्रवाई में 4 खारजी खुदकुश बमबार हलाक। ISPR के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाई में नुकसान पहुंचाने से पहले ही खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। और यौम फ़िज़ाइया लाहौर और उस शहीद को याद न किया जाए, ये कैसे हो सकता है। आज पूरी कौम बहादुर राशिद मिन्हाज शहीद को याद कर रही है। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर फूल रखे। इस मौके पर राशिद मिन्हाज के भाई अंजुम मिन्हाज की भी शिरकत थी। कफील अहमद रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फ़ज़ाइया की लाज़वाल कुर्बानी और पेशावराना महारत को खराज तहसीन पेश किया है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि 7 सितंबर 1965 के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत, बहादुरी और शुजाअत की तारीख़ रकम की। तादाद में कम होने के बावजूद पाक फ़ज़ाइया के बहादुर जवानों ने बहादुरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। उन्होंने MM आलम को भी खराज तहसीन पेश किया। कहा कि MM आलम ने 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि पूरी कौम को पाक फ़ज़ाइया पर फ़ख्र है। वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फ़ज़ाइया के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। और अब जिक्र उस मार्के का करेंगे जिसकी फतह की खुशी आज पूरी कौम मना रही है। सितंबर 1965 की जंग, जब भारतीय गिद्धों के खिलाफ पाकिस्तानी शाहीन मार्का आ रहा थे। पाक भारत जंग में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को ऐसा खाक में मिलाया था कि जिसके ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं और हमेशा बाकी रहेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के इसी अहम किरदार पर आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर की तरह फिरोजवाला में भी 7 सितंबर यौम फ़ज़ाइया के मौके पर 1965 के शहीद है फ्लाइट लेफ्टिनेंट महमूद अहमद भट्ट शहीद के मज़ार पर फ़ज़ाइया के जवानों ने फूल पेश किए और सलामी दी। वहाँ सिविल सोसाइटी और फैमिली के लोग मौजूद थे। तफसीलात क्या हैं, राना अली से जानते हैं जो शहीद के भाई और फैमिली के हमरा मौजूद हैं। जी राना। नज़र करूँ अपनी वफ़ा पेश करूँ, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूँ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फ़िरोज़वाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर फ़िरोज़वाला के हीरो जो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट महमूद अहमद शहीद, जो 1965 की जंग में शहीद हुए थे और वो एक मिशन से वापस आ रहे थे जब उनका जहाज़ क्रैश हुआ और उन्होंने जाम शहादत नोश किया। मेरे साथ इस वक्त उनके भाई मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो इस दिन के हवाले से, पाक फ़ज़ाइया का जो दिन है उस हवाले से वो क्या कहते हैं और क्या पैगाम देते हैं वो। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि यौम फ़ज़ाइया है और हम जहाँ पे मौजूद हैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट महमूद अहमद भट्ट शहीद, जिन्होंने 17 सितंबर 1965 को अपनी जान का नजराना पेश करके दुश्मन को भी पैगाम दिया और अपनी कौम को भी बताया कि जब वक्त आता है तो हम अपनी जानों का नजराना पेश करने से नहीं घबराते। बिल्कुल, आपने महमूद शहीद जो हैं उनकी भाई की बात सुनी। उनका यही कहना है और इनका काम है कि जो जितने भी यंग जनरेशन है वो अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हमा वक्त मुल्क के लिए तैयार रहें। जी बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफा के हवाले से अहम पेशरफ सामने आ गई है। पाक फ़ज़ाइया का आज़म हकीकत की मंजिल की जानिब मज़ीद बढ़ने लगा है। फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के रूप में सामने आने को तैयार है। इस हवाले से तफसीलात क्या है, सलमान अवान से जानते हैं। सलमान बताइएगा, इंतहाई खुशाइन खबर है। इस मुतालिक आपको बताएं कि पाक फ़ज़ाइया के दिफा के हवाले से अहम पेशरफ सामने आ चुकी है। पाक फ़ज़ाइया का आज़म हकीकत की मंजिल की जानिब मज़ीद बढ़ने लगा। फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के रूप में अब सामने आने को तैयार है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई हुदूद के हवाले से यह अहम पेशरफ आ चुकी है, जबकि तफसीलात क्या हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान बताइएगा, एक इंतहाई खुशाइन खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, खुशाइन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है PFX प्रोजेक्ट के हवाले से कि बोल न्यूज़ पर सबसे पहले हम
आगाह कर रहे हैं कि PFX की जो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं, और इन डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसके डिजाइन को लेकर बात हो रही थी कि PFX जो कि नेक्स्ट टू 4.5 जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, क्लोज टू 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, उसका डिजाइन कैसा होगा। तो अब कुछ डिटेल्स जो सामने आई हैं उनके अकॉर्डिंगली ये सिंगल टेल जहाज होगा, और इसके जो इनलेट्स हैं मौजूदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से मिलते जुलते होंगे। इसके अलावा इसका जो वॉल्यूम है, इसका हजम है, और इसके साथ इसका वेट और आप कह लें कि लंबाई चौड़ाई जो है मौजूदा थंडर से काफी ज्यादा होगी। और इन तमाम तर खुसूसियात की बदौलत ये जहाज जो है, क्योंकि थंडर जो है वो इस वक्त लाइट वेट कैटेगरी के अंदर आता है, तो JF-17 PFX अपनी खुसूसियात की बदौलत लाइट टू मीडियम कैटेगरी के अंदर आएगा, और इसका पेलोड कैपेसिटी जो है मौजूदा JF-17 ब्लॉक 3 से काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा इसका इंतहाई ताकतवर इंजन भी इसके ऊपर होगा, जिसकी बदौलत हम बात कर रहे हैं कि इसकी पेलोड कैपेसिटी के अंदर अच्छा खासा इजाफा होगा। इसके अलावा जो इसके वेपन्स होंगे वो बताया गया है, इजराइल का कहना है, दिफाई इजराइल के मुताबिक इसके वेपन्स जो हैं वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 कंपैटिबल होंगे, और इसके अलावा इसके ऊपर दीगर जो जदीद तरीन वेपन्स हैं, क्योंकि पेलोड काफी बढ़ जाएगा तो वो भी इसके ऊपर नस्ब किए जा सकेंगे। इसी तरह इसका जो रडार होगा वो भी ईसा रडार होगा, जो कि एक्टिव रडार कहलाता है, और ये भी काफी ताकतवर रडार होगा मौजूदा रडार के मुकाबले में। और ये अपनी इन्हीं खुसूसियात की बदौलत JF-17 PFX जो है वो 5th जनरेशन से काफी क्लोज जहाज जो है वो तस्वुर किया जाएगा। जी, फख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर के तौर पर सामने आने को तैयार है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और पाकिस्तान के यौम फ़ज़ाइया के मौके पर नगमा रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन पेश किया गया है। दिखाते हैं आपको। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि महंगाई के मारे लोगों पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया है। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफी वसूलियाँ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएंगी। बिजली मज़ीद महंगी हो गई। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली के फी यूनिट पर ₹1.75 बढ़ा दिए गए। एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा माली साल 2023-24 की मद में हुआ। नेपरा ने यह फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इजाफी वसूलियाँ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएंगी, जबकि जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 37 पैसे फी यूनिट कम भी किए गए हैं। इसका रिलीफ सितंबर के बिलों में दिया जाएगा। सितंबर के बिलों में सहमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹0.82 का इजाफा होगा। उधर IPPs को कैपेसिटी चार्जेस अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म दिया था। अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल के बजाय कैपेसिटी चार्जेस अदायगी की जा रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फॉरेंसिक ऑडिट होने तक कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी मुअत्तल की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, नेपरा और वफाकी सेक्रेटरी तवानाई के इलेक्ट्रिक और दीगर को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिए हैं। और अभी जानिए, सिविल अस्पताल में 22 घंटे बाद बिजली की फराहमी कर दी गई। बिजली की फराहमी ना होने के सबब आज से मुतअद्दिद ऑपरेशन मुलतवी करना पड़े हैं। तफसीलात क्या हैं, मरियम हसन से जानते हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं MS सिविल अस्पताल खालिद बुखारी के साथ। मरियम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ 2 बजे से सिविल अस्पताल, जो कि कराची का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, इसकी बिजली मुकम्मल तौर पर मुअत्तल थी। गुज़िश्ता रोज़ 2 बजे से आज सुबह 11:30 बजे तक बिजली जो है वो अस्पताल की मुअत्तल रही है। इस दौरान जनरेटर के ज़रिए अस्पताल के इंतज़ामात को जो है चलाने की कोशिश की गई है। इस दौरान मुत्तईद ऑपरेशंस भी जो हैं जो मुलतवी भी किए गए थे। इस वक्त हमारे पास अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी मौजूद हैं, हम से बात करते हैं। सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या वजह आई सामने कि क्यों बिजली मुअत्तल थी और इतना लॉन्ग टाइम क्यों लगा, 22 घंटे क्यों लग गए बिजली रीस्टोर होने में? देखिए, मसला ये है कि ये कल 2 बजे से लाइट गई हुई थी। कल 2 बजे से लाइट गई हुई है, तो ये लोग KC वालों को हमने कंप्लेन करते रहे, लेकिन ये लाइट जो आई है तकरीबन शाम में जो है, रात में लोग 11 बजे लोग आए KC वाले, तो 11 के बाद इन लोगों ने काम उस पर वर्किंग की।
तो अपने जब उसमें केसी के जो फॉल्ट था उसको इन्होंने सही करते रहे, रात भर इस पर लगे रहे ये लोग, सुबह जाकर ही सही हुए, 7 बजे लाइट सही हुई है। उसके बाद फिर जब उन्होंने ऑन किया तो फिर कोई धमाका हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वोल्टेज का मसला हो गया है, फिर वोल्टेज सही करने के लिए अब वोल्टेज इन्होंने सही किए हैं। 11:30 बजे के करीब अस्पताल की। ठीक है, अपडेट करने के लिए मरियम बहुत शुक्रिया आपका। कराची में टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का बुरा हाल हो चुका है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। इसी हवाले से सूरत हाल मजीद क्या है बताएंगे कफील अहमद। देखिए, वैसे तो हम कराची के जो तमाम इस वक्त खंडरात के मनाजिर पेश हो रहे हैं वो तमाम स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ नाज़िमाबाद डी ब्लॉक से ही। ज़रा ये सूरत हाल देखें, ये सूरत हाल आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। सड़क पूरी तबाह हाल है, सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है। और ये यहाँ क्यों ऐसा हुआ, क्या उसकी वजूहात है? मेरे साथ यहाँ के जो रिहायशी हैं वो मौजूद है। सर, ये जो सूरत हाल है कब से, क्या वजूहात है, मुख्तसर बताइएगा। ये वजूहात जो सिर्फ और सिर्फ है ना, ये बिल्डर माफिया की वजह से है और यहाँ पर फ्लैट्स और पोर्शन मजीद तामीर किए जा रहे हैं और ये इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रख रहे हो ना। ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो ये सूरत हाल है कि ये बारिश के बाद क्या असर आया? बारिश के बाद ये आया कि जो यहाँ के यूसी नाज़िम है और जो चेयरमैन है उनको बजट नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी की तरफ से मेयर साहब ने यहाँ का कराची का बुरा हाल किया हुआ है। खुसूसी तौर पर नाज़िमाबाद का तो ऐसा है कि आफत ज़्यादा करार दिया जाए इसको। बहुत बुरा हाल है और जब मेयर कराची से इस पर बात की जाती है तो वो इस पे बुरा मान जाते हैं। अहम खबर आपको देंगे, इसराइल से ताल्लुकात इस्तेवाल करने के लिए बानी पीटीआई मौजू तरीन शख्सियत। टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया है। बानी पीटीआई के जमामा से अज़दवाजी ताल्लुकात हकीकत हैं, इसराइली अखबार की जानिब से कहा गया है, और यही ताल्लुकात इसराइल से मुतालिक रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बानी पीटीआई इसराइल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ का सरनौ जायजा लेने के लिए तैयार थे, जबकि टाइम ऑफ इसराइल के मजमून का मतन है कि बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे हैं। इसराइल से ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए बानी पीटीआई मौजूद तरीन शख्सियत करार दिए गए। टाइम ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को मौजूद तरीन शख्सियत करार दे दिया है, जबकि बानी पीटीआई के जमाइमा से अज़दवाजी ताल्लुकात हकीकत हैं। इसराइली अखबार ने यह वाज़ेह किया, यही ताल्लुकात इसराइल से मुताल्लिक रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तफसीलात क्या है, सलमान अबान से जानते हैं। सलमान, आगा कीजिएगा, बानी पीटीआई की जानिब से इसराइली हुकाम को पैगामात भी भेजे गए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल, जिसके आर्टिकल का हम जिक्र कर रहे हैं, एक इंतहाई मोतबर अखबार समझा जाता है इसराइल में और अपनी खबरों के हवाले से, और इसने जो आर्टिकल शाये किया है साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के हवाले से, उसमें उन्हें कहा गया है कि उनका पब्लिकली स्टांस फलस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से मौजूद था, और वही स्टांस जो है पाकिस्तानी रियासत स्टांस जो है वो चला आ रहा है। लेकिन जो क्लोज रिलेशनशिप रही है अपने साबिक अहलिया जुमाइमा गोल्डस्मिथ से और उनके जो ससुराल हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें तो चंद पहले हम सब जानते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म ने किस तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ जाके अपने साबिक बरादर निस्बती जैक गोल्डस्मिथ की हिमायत की थी लंदन के मेयर के इंतखाबात के लिए। और जैक गोल्डस्मिथ जो है वो खुल्लम खुल्ला एक ज़ायनिस्ट ओपिनियन रखते हैं, खुल्लम खुल्ला वो फलस्तीनियों के खिलाफ हैं, इसराइली एक्शंस को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं, और उनके हालिया ट्वीट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन अखबार ने इमरान खान के साबिक वज़ीर आज़म के जो ताल्लुकात हैं उनके ससुराल के साथ, खासतौर पर उनके अहलिया जुमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ, उनका हवाला दिया और कहा है कि जो गोल्डस्मिथ फैमिली है ब्रिटिश एलीट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और उनके जो कनेक्शन है खासतौर पर जूइश और प्रो इसराइल लॉबी से या सर्कल से, और खासतौर पर उनका जो इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न एलीट के ऊपर, वो इमरान खान के ऊपर, साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो इसराइल के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है उसको तब्दील करने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। जो उसकी जो एक एग्जाम्पल है वही मेयर सादिक खान वर्सेस जैक गोल्डस्मिथ के इंतखाबात के जो मामला था, उसके अंदर हम देखा कि साबिक वज़ीर आज़म ने किस तरह से अपने बरादर निस्बती की हिमायत की, हालांकि वो खुल्लम खुल्ला ज़ायनिस्ट प्रो इसराइल ओपिनियन रखते हैं, फलस्तीन के सरासर खिलाफ है। और उनकी जो वेस्टर्न एजुकेशन है साबिक वज़ीर आज़म की, जिसके ऊपर वो बहुत नाज करते हैं, जिसके ऊपर उनके पैरोकार ये मुकल्लिदीन भी बहुत ज्यादा नाज करते हैं कि उनके लीडर जो हैं वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं, वहां से पढ़कर आए हैं, उसका भी हवाला दिया गया है कि ये जो उनकी एजुकेशन है ये भी उनके पॉलिटिकल व्यूज को प्रो इसराइल शेप करने के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस प्ले कर सकती है या किया होगा। और उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान हवाला दिया गया है कि किस तरह से उन्होंने जो मेजर इम्प्रूवमेंट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी रिलेशंस के अंदर, खासतौर पर हमने देखा कि किस तरह से सऊदी अरब और यूएई जैसे अहम तरीन इस्लामी ममालिक ने राब्ता किया इसराइल के साथ,
और यूएई के बाज़ाब्ता ताल्लुकात भी कायम हुए इसराइल के साथ, तो उसका भी हवाला दिया गया है कि ये दोनों जो ताल्लुकात थे, ये दोनों डेवलपमेंट जो थी, इन्होंने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उसे हुनी लॉबीज बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भी मुतारिक हैं। सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि गजा के एक स्कूल अपना कुजीन कैंप पर इसराइल के हमले मजीद 13 अफराद शहीद हो गए। हलीमा सादिया स्कूल पर बमबारी से 8 और 5 अफराद नसीरात खैमा में बर्बरियत का निशाना बने। गुज़िश्ता रोज़ कम अज़ कम 33 अफराद शहीद हुए थे, जबकि दूसरी जानिब मगरिबी किनारे में इसराइली फौजियों ने तुर्क अमरीकी रज़ाकार को एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान कत्ल कर दिया। अब तक कम अज़ कम 40,878 फ़लस्तीनी मुसलमान इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बन चुके। जबकि दूसरी जानिब गजा वालों की हिमायत में लाखों लोग यमन की शाहराहों पर निकल आए। दारुल हुकूमत सना में अजीम उश्शान मुजाहिरा किया गया। हर जानिब फ़लस्तीन के परचम नजर आ रहे थे। एहतजाज के मुंतज़मीन ने खिताब भी किया। फ़लस्तीन से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। और अब ये जानिए, जीएस ग्लोबल के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है, जहां खाम तेल की कीमत में एक बार फिर नुमाया कमी वाक़ हुई है, जिसके बाद खाम तेल की कीमत फ़ी बैरल $72 की सतह पर आ गई। इस वक्त तेल की कीमतें 9 माह की कम तरीन सतह पर मौजूद हैं और कीमतों में कमी अमरीका चीन में खपत से मुताल्लिक़ खदशात पर हुई। और अभी खबर यह है कि लंदन में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज दौर को माशी एतबार से बेहतरीन करार दे दिया है। यौम दिफा की खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा कि 2013 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला था। नवाज शरीफ की क़यादत में 3 साल के अंदर हालात बदल गए। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि इस बार भी मुल्क को बहरानों से निकाल लेंगे। 2013 was declared to be, Pakistan was declared to be a macroeconomic unstable country. Pakistan was declared and projected to be defaulting in 6 to 7 months. Alhamdulillah, it only took us 3.5 years. कहते थे एक decade से ज़्यादा लगेगा. You were 3.6% CPI, Consumer Price Index. You were 6% GDP growth. You are the best stock market in South Asia, the 5th best in the world. इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।